नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं माइंड मैप पर आधारित यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित इस लेक्चर को देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम आधुनिक भारत के इतिहास यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को समझ रहे हैं। इस लेक्चर में देखें यानी ये लेक्चर जो होगा सिख एवं अंग्रेज पर आधारित यह महत्वपूर्ण लेक्चर है और यह लेक्चर देखें तो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जिसके अंतर्गत देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 और यूपीपीएससी द्वारा ही आयोजित आरओ एआरओ एग्जाम 2023 के लिए अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत बीपीएससी, एमपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, इसके अलावा यूपीट्रिपलएससी, एसएससी, साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए देखते हैं सिख धर्म और अंग्रेज के बारे में इसमें महत्वपूर्ण रूप से लेक्चर को शामिल करते हैं। हालांकि इस पर आधारित एक महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोड है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो हमने महत्वपूर्ण लेक्चर बनाया था उसमें भक्ति आंदोलन को देखा था, यानी धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत भक्ति आंदोलन को हमने शामिल किया था महत्वपूर्ण लेक्चर में, जिसमें सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और साथ ही सूफी धर्म को हमने शामिल किया था। यानी महत्वपूर्ण रूप से इस लेक्चर को बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उसको जाकर सर्च करके देख सकते हैं। और इसके अलावा देखें तो भक्ति आंदोलन के अंतर्गत शंकर देव जी को देखा, जिनका क्षेत्र असम है। इसके अलावा जो है चैतन्य स्वामी यानी चैतन्य महाप्रभु जी को हमने देखा। इसके अलावा बकरी संप्रदाय विठल को देखा, रामदास जी को देखा, यानी ये सारी जानकारी जो है लेक्चर में दी जा चुकी है। इसके अलावा दक्षिण भारत में वैष्णव मत और अन्य प्रमुख संत और संप्रदाय पर हमने चर्चा कर ली है, ये सारी जानकारी दी जा चुकी है। तो इस लेक्चर में हम इसको विस्तार से यानी सिख धर्म को भी हमने देख लिया है भक्ति आंदोलन के अंतर्गत, लेकिन यहाँ इसका विस्तार हम सिख एवं अंग्रेज के अंतर्गत इसको देखेंगे, यानी सिख धर्म और अंग्रेजों से इनका किस प्रकार सिद्ध हुआ और क्या स्थिति रही, संपूर्ण रूप से इसमें समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखें, यह ध्यान दें कि सिख धर्म की नींव गुरु नानक देव जी ने पंजाब में डाले। यहाँ देख सकते हैं गुरु नानक देव जी हैं, तो सिख धर्म की नींव गुरु नानक देव जी ने पंजाब में डाली, यानी सिख धर्म के संस्थापक ये हैं। वस्तुतः सिखों का इतिहास सिख गुरुओं के इतिहास से प्रारंभ होता है, यानी सिखों का इतिहास जो है सिख गुरु जो 10 महत्वपूर्ण गुरु हुए हैं उन्हीं के इतिहास से इनका इतिहास शुरू होता है। कुल 10 सिख गुरु हुए जिनका इतिहास जानना आवश्यक है, यानी सिखों का इतिहास जानने के लिए 10 सिख गुरुओं का इतिहास जानना परम आवश्यक है। तो इसमें देखें जो प्रथम गुरु नानक देव जी इनके बारे में देखें तो इनका जन्म तलवंडी में हुआ था, यानी इनका जन्म देखें तो यह 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था गुरु नानक देव जी का। और इनकी मृत्यु करतारपुर डेरा बाबा में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु देखें तो मृत्यु डेरा बाबा करतारपुर में 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी 70 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम कालू जी, माता का नाम तृप्ता, पत्नी का नाम सुलक्षणी, जाति खत्री। उपाधि इनको जो मिली थी गुरु नानक देव जी को उपाधि जो दी गई थी वो हजरत रब्बुल मजीज की उपाधि जो इनको दी गई थी गुरु नानक देव जी को। इसमें ध्यान दें कि सिखों के पहले गुरु नानक देव जी थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया। इन्हीं के शिष्य सिख कहलाए, इनके जो शिष्य थे वही सिख कहलाए। ये इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। उन्होंने अपने एक शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ध्यान देना है कि इनका एक शिष्य लहना था जिनको इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो अंगद के नाम से दूसरे गुरु बने। यानी इनके जो दूसरे गुरु हैं सिख धर्म में उनका प्रारंभिक नाम लहना था और वहीं अंगद के नाम से दूसरे गुरु बने, जिसमें आगे हम देखेंगे गुरु अंगद देव जी इनका नाम लहना, ये शिष्य थे गुरु नानक देव जी के। यानी ये जो शिष्य बनाने की परंपरा रही, इस शिष्य ही जो कालांतर में चलकर सिख धर्म में परिवर्तित हो गया, यानी सिख कहलाए। तो इनके बारे में हमने विस्तार समझ लिया है पूर्व में, लेकिन यहाँ पर देखना चाहिए सिख धर्म के संस्थापक रहे गुरु नानक देव जी। सिकंदर लोदी इस समय सिख धर्म की स्थापना इन्होंने किया। सिकंदर लोदी के समय सिख धर्म की स्थापना की। इब्राहिम लोदी के समकालीन रहे। गुरु का लंगर की शुरुआत की। इनका जन्म और मृत्यु में देख लिया। ये बाबर हुमायूं के समकालीन थे, यानी मुगल वंश में जो संस्थापक बाबर रहा और उसके बाद उसका बाबर को उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ, इसके समकालीन रहे। और ध्यान देना है कि लोदी वंश में देखें तो इब्राहिम लोदी के समकालीन था। जो लोदी वंश देखें तो दिल्ली सल्तनत में अंतिम वंश जो लोदी वंश था, और प्रथम अफगान वंश रहा जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। द्वितीय अफगान वंश जो था वह सूर वंश का सूर्य ने स्थापित किया था, उसको हमने पूर्व लेक्चर में महत्वपूर्ण से देख लिया है। इसके बाद देखें तो शबद उपजी साहिब नामक रचना इन्होंने लिखी। एकेश्वरवाद और निर्गुण ब्रह्म पर उपासना बल दिया। उदासी नामक धर्म प्रचार यात्रा प्रारंभ किया गुरु नानक देव जी ने। अब चलिए इसमें दूसरे गुरु को समझ लेते हैं। तो गुरु अंगद देव जी को देखते हैं, जो कि लहना थे, यानी यह जो है गुरु नानक देव जी के शिष्य लहना थे, जो कि अंगद के नाम से दूसरे गुरु बने। इनका समय देखें तो 1539 से 1552 ईस्वी तक इनका समय रहा। कुल मिलाकर 13 वर्ष तक एक गुरु रहे
इन्होंने क्या किया, गुरुमुखी लिपि की जनक ये हैं। स्थानीय भाषा में गुरु नानक, स्थानीय भाषा में गुरु नानक के उपदेशों का संकलन इन्होंने कराया गुरु अंगद देव जी ने। इनके बारे में देखें तो एक गुरु नानक के शिष्य एवं जाति से एकत्रित थे। इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनवाई, यानी इन्होंने खादुर में गुरु गद्दी बनाई तथा गुरु नानक द्वारा चलाई गई लंगर व्यवस्था को नियमित कर दिया। और इसके अलावा देखें तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार भी अंगद को माना जाता है। हमने देखा गुरुमुखी लिपि के जनक के आविष्कार इनको माना जाता है। अब तीसरे गुरु अमरदास जी को देख लेते हैं। यानी गुरु अमरदास जी का समय देखें तो यह 1552 से 1574 ईस्वी तक, यानी इसमें देखें तो यह 22 वर्ष तक गुरु अमरदास जी का समय रहा। तीसरे गुरु ये हैं। इसमें देखें तो आनंद कारज लवन नामक विवाह पद्धति शुरू किया। धार्मिक संप्रदायों को 22 गद्दियों में बांटा गुरु अमरदास जी ने। यानी इनके में देखें तो ये अकबर के समकालीन थे, यानी मुगल वंश में अकबर द ग्रेट जो था उनके समकालीन ये गुरु अमरदास जी थे। ये अकबर के समकालीन थे। इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की, यानी अपनी गद्दी कहाँ स्थापित की, गोविंदवाल में स्थापित की। यहाँ पर उन्होंने एक बावड़ी का निर्माण कराया, जिसके बारे में एक कहावत प्रचलित थी कि इसका पानी पीने से सभी रोग दूर हो जाते। उन्होंने नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति बिना लंगर में भोजन किए गुरु से नहीं मिल सकता। गुरु अमरदास ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों की स्थापना किया, यानी 22 गद्दियों की स्थापना किया। किसके लिए किया था? अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए। और हर गद्दी में एक महंत की नियुक्ति की। मुगल सम्राट अकबर इनसे मिलने स्वयं गोविंदवाल गया था। अकबर ने अमरदास की बेटी बीबी भानी के नाम पर कुछ जमीनें दी, यानी गुरु अमरदास की जो बेटी थी उनका नाम बीबी भानी था, के नाम पर कुछ जमीनें दी। अमरदास ने अपने दामाद एवं शिष्य रामदास को अपना उत्तराधिकारी बनाया। यानी गुरु अमरदास की जो बेटी थी बीबी भानी, उनके पति जो थे वो अगले उत्तराधिकारी रामदास थे जो इनके दामाद थे। तो अमरदास ने अपने दामाद एवं शिष्य भी थे और दामाद भी थे को अपना उत्तराधिकारी बनाया। रामदास के बारे में देखें तो गुरु रामदास का समय यह है 1574 से 1581 ईस्वी तक इनका देखें तो ये मात्र 7 साल तक इनका रहा। तो अमृतसर की स्थापना इन्होंने की, गुरु रामदास जी ने अमृतसर की स्थापना की। अकबर ने जमीन दी थी, गुरुपद को पैतृक बनाया। इनके बारे में देखें तो अकबर के समकालीन था, अमरदास के दामाद थे। अकबर ने उन्हें 500 बीघा जमीन प्रदान की। इसी जमीन पर इन्होंने अमृतसर नामक शहर बसाया। अमृतसर नामक शहर इन्होंने बसाया। पहले इस नगर का नाम रामदासपुर था, यानी अमृतसर जो है इसका पहले नाम क्या था? रामदासपुर था। इन्होंने नगर निर्माण में धन की आवश्यकता के कारण अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए भेजा। इन अनुयायियों को रामदासी कहा जाता था। रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके, यानी रामदास जी ने अपने जो तीसरा इनका पुत्र था अर्जुन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद पैतृक बना दिया, यानी यहीं से गुरु का पद पैतृक हो गया। अब पांचवें गुरु जो है गुरु अर्जुन देव जी को देखते हैं, जो कि गुरु रामदास के तीसरे पुत्र थे, गुरु अर्जुन देव जी। इनके बारे में देखें, इनका समय 1581 से 1606, यानी कुल मिलाकर देखें तो 25 वर्ष तक इनका समय रहा। इनके बारे में देखें तो आदि ग्रंथ संकलित इन्होंने कराया। दरबार साहिब की स्थापना इन्होंने की। तरन तारण एवं करतारपुर नगर की स्थापना की। मुगल शासक खुसरो की सहायता इन्होंने की थी, जिसके कारण इनको मरवा दिया था जहांगीर ने। तो इनके बारे में देखें गुरु अर्जुन देव जी के बारे में देखें तो इन्हें सच्चा बादशाह कहा जाता है। यानी गुरु अर्जुन देव जो है पांचवें सिख धर्म के गुरु क्रम से हिसाब से हैं, तो इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता है। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोषसर नामक तालाब निर्मित करवाए। इसके अलावा देखें तो अमृतसर तालाब के मध्य में, यानी अमृतसर तालाब और संतोषसर तालाब इन्होंने बनवाया। कहाँ बना? रामदासपुर में। अमृतसर तालाब के मध्य में 1589 ईस्वी में हरमिंदर साहब का निर्माण इन्होंने कराया। इनकी आधारशिला कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत मियाँ मीर द्वारा रखी गई थी। अर्जुन देव ने तरन तारण करतारपुर नामक नगर का निर्माण करवाया। हमने देख लिया, तरन तारण और करतारपुर नगर की स्थापना इन्होंने कराया। 1595 ईस्वी में ब्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया। इन्होंने नहर के निर्माण के लिए अपने अनुयायियों को पैसा वसूलने के लिए भेजा, जो मनसद और मेउरा कहे जाते थे। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू कर दिया। अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 1/10वां भाग गुरु को अर्पित करें। 1604 ईस्वी में इन आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में, ध्यान देना है कि जो इनकी मृत्यु हुई 1606 ईस्वी में, तो खुसरो जो जहांगीर का पुत्र था, खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इनको मृत्युदंड दे दिया था, गुरु अर्जुन देव जी को। इसके बाद छठवें गुरु जो हैं हर गोविंद जी, इनके बारे में देख लेते हैं। छठवें गुरु जो गुरु हर गोविंद जी हैं, जिनका समय 1606 से लेकर के 1644 ईस्वी तक 38 वर्ष तक के रहे। इनके बारे में देखें तो ये है अकाल तख्त कीरतपुर नगर की स्थापना इन्होंने की। सिखों का लड़ाकू जाति में रूपांतरण इन्होंने किया। लोहगढ़ किले का निर्माण कराया। हम देख रहे हैं छठवें गुरु हरगोविंद सिंह जी के बारे में।
तो इन्होंने सिखों में सैनिक भावना पैदा की, सैनिक शिक्षा प्रारंभ की तथा स्वयं को रक्षा के लिए शस्त्र दान करने की आज्ञा दी। इस तरह सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य उन्होंने किया। इन्होंने अमृतसर नगर की किलेबंदी कराई और यहाँ पर 12 फुट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण करवाया। हरगोविंद ने अपने शिष्यों से धन के बदले घोड़े एवं शस्त्र प्राप्त किए। उन्होंने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी। अपने पिता की जुर्माने की रकम न चुकाने के कारण जहांगीर ने उन्हें 2 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद रखा। उन्होंने कश्मीर में कीरतपुर नामक नगर बसाया। 1645 ईस्वी में कीरतपुर में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो गुरु हरगोविंद के बारे में हमने देखा, 6वें गुरु थे। और उसके बाद 7वें गुरु देखें, गुरु हर राय जी के बारे में देखें तो इनका समय 1644 से 1661 ईस्वी तक रहा। यानी इनको देखें तो ये 17 वर्ष तक इनका समय है। इनके बारे में यह है कि दारा शिकोह का इन्होंने समर्थन किया था। दारा शिकोह जो औरंगजेब का बड़ा पुत्र दारा शिकोह था, जो मुगल शासकों में सबसे विद्वान शासक दारा शिकोह को माना जाता है। इस पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया पूर्व के अंक में। पूर्व के लेक्चर में इस पर दारा शिकोह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी जा चुकी है। आप वहाँ से इसको सर्च करके देख सकते हैं चैनल पर। तो देखें गुरु हर राय जी के बारे में देखें तो इन्होंने ही शिष्यों को सैनिक शिक्षा दी थी। इनके समय में शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। यानी शाहजहां के पुत्र जो 3 पुत्र थे, जिसमें उत्तराधिकार का युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। जिसमें देखें तो सबसे पहले जो आपका आता है धर्मठ का युद्ध होता है, दूसरा सामूगढ़ का युद्ध, तीसरा जो होता है देवराई घाटी का युद्ध होता है। तो इसमें सामूगढ़ जो दूसरा युद्ध होता है, सामूगढ़ की पराजय के बाद दारा शिकोह इनसे मिला था। यानी सामूगढ़ जो दूसरा युद्ध हुआ उसमें दारा शिकोह, हालांकि तीनों युद्धों में जो होता है दारा शिकोह पराजित हो जाता है, परंतु दूसरा युद्ध जो था सामूगढ़ की पराजय के बाद दारा शिकोह जो है हर राय जी से मिला था। इनसे नाराज होकर औरंगजेब ने हर राय को दिल्ली बुलाया। ये स्वयं नहीं गए था, अपने बेटे राम राय को भेजा। राम राय ने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे औरंगजेब प्रसन्न हो गया, लेकिन राम राय के कार्यों से गुरु हर राय नाराज हो गए और उत्तराधिकारी अपने 6 वर्षीय बेटे हरकिशन को बना दिया। अब इसके बाद 8वें गुरु हरकिशन जी के बारे में देखते हैं, जिनका समय 1661 से 1664 यानी मात्र 3 वर्ष इनका रहा। बाल गुरु, यानी हमने देखा कि 6 वर्ष की आयु में, यानी जो 6 वर्षीय बेटे हरकिशन को इन्होंने गुरु बनाया था। तो बाल गुरु के नाम से इनको जाना जाता है। उपनाम इनका था चेतक से इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में थोड़ा देखें तो इनका समय मात्र 3 वर्ष का है, सबसे कम समय तक किए थे। इनका अपने बड़े भाई राम राय से विवाद हो गया था। राम राय वहीं जो औरंगजेब से मिलने गया था, तो इनका अपने बड़े भाई राम राय से विवाद हो गया था। राम राय ने देहरादून में एक अलग गद्दी स्थापित कर ली। इनके अनुयायी राम राय के नाम से जाने जाते थे। हरकिशन ने अपना उत्तराधिकारी तेग बहादुर को बनाया। हरकिशन की चेचक से मृत्यु हो गई थी। यहाँ चेतक लिखा है, लेकिन चेचक से मृत्यु हो गई थी। ये बाल गुरु के नाम से जाने जाते हैं। अब इसके बाद 9वें गुरु तेग बहादुर जी के बारे में देखें। इनका समय 1664 से 1675 ईस्वी तक, यानी ये भी 11 वर्ष तक ही थे। इनके बारे में देखें तो आनंदपुर साहिब की स्थापना इन्होंने की। इस्लाम न स्वीकार करने पर औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड इनको दे दिया गया, और जहाँ इनको मृत्युदंड दिया गया शीशगंज में दिया गया। अभी यहाँ गुरुद्वारा बना दिया गया है। तो 9वें गुरु तेग बहादुर जी के बारे में देखें तो ये हरगोविंद के पुत्र थे। यानी ध्यान देना है कि ये हरगोविंद के पुत्र थे। और हरिगोविंद कौन थे? हरिगोविंद जो हमने 6वां जो इसमें देखा, 6वें जो गुरु थे, यानी हरिगोविंद, ये देख सकते हैं गुरु हरिगोविंद जो 6वें गुरु थे, उनके पुत्र जो है यह 9वें गुरु बने हैं। गुरु तेग बहादुर जी जो 9वें गुरु हैं वह 6वें गुरु के पुत्र थे। यानी तेग बहादुर जी के बारे में देखें तो यह हरिगोविंद के पुत्र थे। इनके समय उत्तराधिकार के लिए झगड़ा प्रारंभ हो गया था। इन्होंने अपना स्थान अमृतसर की जगह मखोवालिम बनाया था। 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया और इस्लाम स्वीकार करने को कहा। 5 दिन की यातनाओं के बाद उनकी हत्या कर दी गई। तो यह गुरु तेग बहादुर जी थे, जो कि 6वें गुरु के पुत्र थे। और इसमें देखा कि 9वें गुरु तेग बहादुर जी, और जो 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे, इनको जो है मुगल सम्राटों द्वारा इनकी हत्याएं करा दी गई थी। क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा इन लोगों की हत्याएं करा दी गई थी, 5वें और 9वें गुरु की। अब आखिरी गुरु, इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में देखें। इनका समय 1675 से 1708 ईस्वी तक इनका समय देखें तो ये जो है औरंगजेब के समय के थे। यानी इसमें देखें तो इन्होंने कुल मिलाकर 33 वर्ष तक इनका समय रहा। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में देखें तो इसमें यह है कि 13 अप्रैल 1699 को आनंदपुर साहिब पटना में जन्म इनका हुआ था। यानी 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को आनंदपुर साहिब पटना में इनका जन्म हुआ था। ये गलत लिख दिया है यहाँ पर। जो 16 अप्रैल जो है ये तो सही है, लेकिन इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि इनका समय 1675 है और जन्म जो है 1699 लिख दिया है, इसलिए यह अपने आप ही गलत हो जा रहा है। तो 1666 ईस्वी में इनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में, यानी ये सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। तो इनका जन्म पटना में हुआ था, ध्यान देना है। पाहुल सिंह एवं कौर की प्रथा 5 करार अरमान किए।
इनकी रचनाएं देखें तो जफरनामा, विचित्र नाटक, चंडी दीवार, बहादुर शाह से संधि की थी, इन्होंने बहादुर शाह से संधि की तथा निर्मल पदवी की स्थापना की। यानी ध्यान देना है कि उत्तर मुगल कालीन जो सम्राट, प्रथम सम्राट बहादुर शाह था, बहादुर शाह जो प्रथम था, उससे इन्होंने संधि की थी तथा निर्मल पदवी की स्थापना इन्होंने की थी। यानी कहने का सेवा कि बहादुर शाह जो यह देखें तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी होता है बहादुर शाह, तो उनसे इन्होंने संधि की थी। इनके बारे में देखें, गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु थे या और अंतिम गुरु भी थे, इस सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। इन्होंने मखोवाल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। आनंदपुर की स्थापना, आनंदपुर साहिब में इनका जन्म हुआ था। और ध्यान देना है कि मखोवाल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना इन्होंने की और वहीं पर अपनी गद्दी स्थापित की। गोविंद सिंह की दो पत्नियों, यानी गोविंद सिंह की दो पत्नियों सुंदरी एवं जीतू से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। यानी कि 2 पत्नी थे, एक का नाम सुंदरी, दूसरे का नाम जीतू था। दोनों से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम अजीत सिंह, दूसरे का नाम जुझारू सिंह, तीसरे का जोरावर सिंह और चौथे का फतेह सिंह नाम था। गोविंद सिंह को सिरमौर के शासक मेदिनी प्रकाश ने अपने यहाँ आमंत्रित किया, इसलिए इस सिरमौर पहुंचे। इन्हें पहाड़ी क्षेत्र बहुत पसंद आया और इन्होंने पाउंटा यानी हिमाचल प्रदेश में पाउंटा नामक स्थान की स्थापना की। पाउंटा में गोविंद सिंह ने सेनापति के रूप में हजारों सिख शिष्यों को सैनिक प्रशिक्षण दिया, अर्थात सिखों को लड़ाकू सैनिक बना दिया। कृष्ण अवतार नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने पाउंटा में ही इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। यानी ध्यान देना, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? विचित्र नाटक है, यानी ऑटोबायोग्राफी। ध्यान देना है। इनकी एक अन्य पुस्तक का नाम चंदी दीवर है, यानी ये चंदी दीवार लिखा है, इसमें चंदी दीवर है। श्रीनगर के शासक फतेह शाह ने इनके बढ़ते प्रभाव के कारण पहाड़ी प्रमुखों के साथ भगनी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में गोविंद सिंह विजयी रहे। इस युद्ध के बाद गोविंद सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से 4 किले बनवाने के आदेश दिए। ये चारों किले आनंदपुर एवं कीरतपुर के मध्य स्थित हैं। यानी 4 किले कौन है? आनंदगढ़ का किला है, केसरगढ़ किला है, लौगढ़ का किला और फतेहगढ़ किला है। इन किलों का निर्माण 1688 ईस्वी से 1690 ईस्वी के बीच किया गया। मुगलों की सेना ने आलिफ खां के नेतृत्व में पहाड़ी राज्यों पर 1690 में आक्रमण किया। कलापुर के शासक भीमचंद्र ने गोविंद सिंह से सहायता की प्रार्थना की। फलस्वरूप नादौन का युद्ध हुआ। यानी नादौन का युद्ध महत्वपूर्ण इसमें है, जिसमें मुगल सेना आसिफ खां ने आक्रमण किया था और जो इसमें गुरु गोविंद सिंह से प्रार्थना किसने किया था? सहायता की प्रार्थना जो किया था वो कलापुर का शासक भीमचंद्र सहायता किया था नादौन के युद्ध के लिए। इसमें थोड़ी चर्चा नादौन का युद्ध कर लेते हैं जो 1690 ईस्वी में हुआ। इसके बारे में देखिए। इस युद्ध में पहाड़ी सेना की तरफ से गोविंद सिंह ने मुगल सेना का मुकाबला किया और इस युद्ध में गोविंद सिंह यानी गुरु गोविंद सिंह विजयी रहे। और ध्यान दें, खालसा की स्थापना देखें तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में, यानी 1699 ईस्वी में, ये जो इनका जन्म लिखा है, ये जन्म नहीं बल्कि इस समय इन्होंने खालसा की स्थापना किया था। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा का अर्थ शुद्ध या विशेष है। बैसाखी के अवसर पर इन्होंने अपने सभी अनुयायियों से केसगढ़ बुलाया। यहाँ बड़े नाटकीय ढंग से इन्होंने अपने अनुयायियों की परीक्षा ली, जिसमें जीवन बलिदान करने के लिए 5 लोग आगे आए। लाहौर का दयाराम खत्री, दिल्ली का जाट धर्मदास, द्वारका का दर्जी मोहकम चंद्र छिंबा, जगन्नाथ का हिम्मत बीवर और बीदर का नाई साहब चंद्र, इन्होंने पंच प्यारे कहा गया। यहीं से सिख गुरु अपने अनुयायी अपने नाम के आगे सिंह था, महिलाएं अपने नाम के आगे कौर लगाना शुरू की। इन्होंने सिख अनुयायियों को 5 वस्तुएं धारण करने को कहा। सिख अनुयायी जो 5 वस्तुएं धारण करने को कहा, वे 5 वस्तुएं क्या थी? 5 करार अनुमानित कर दिया गया। तो केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। गोविंद सिंह ने 80,000 की खालसा सेना तैयार की थी। आगे इसमें देखते हैं तो इसमें आनंदपुर का प्रथम युद्ध भी शामिल है। इन्हीं संबंधित देखें तो इस युद्ध में औरंगजेब के आदेश पर भीमचंद्र ने 1701 ईस्वी में आनंदपुर पर आक्रमण कर दिया, परंतु पहाड़ी सेना पराजित हुई। पहाड़ी सेना की सहायता के लिए सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने सेना भेजी। फलस्वरूप आनंदपुर का द्वितीय युद्ध हुआ। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध देखें। आनंदपुर का प्रथम युद्ध हमने देखा। आनंदपुर का द्वितीय युद्ध देखें जो 1704 ईस्वी में हुआ। आनंदपुर का प्रथम युद्ध जो है 1701 ईस्वी में होता है। इसके बारे में देखें तो इस युद्ध में गोविंद सिंह के 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह था। गोविंद सिंह की मां बंदी बना ली गई, परंतु गोविंद सिंह अपनी सेना के साथ भागने में सफल रहे। बंदी बनाकर तीनों को सरहिंद लाया गया तो इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा गया। मना करने पर जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह को 27 दिसंबर 1704 ईस्वी को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। इस घटना को देखकर गोविंद सिंह की मां की भी मृत्यु हो गई थी। या यूं कहें कि इनके 2 पुत्रों फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था आनंदपुर साहिब के द्वितीय युद्ध के दौरान। इसके बाद देखें इसी दिन से यानी 27 दिसंबर को देखें या 26 दिसंबर को जो है वीर बाल दिवस मनाया जाता है वर्तमान में। तो इसके बाद देखें चकमौर का युद्ध होता है 1705 ईस्वी में। यह युद्ध गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में गोविंद सिंह के शेष 2 बेटे अजीत सिंह तथा जुझारू सिंह मारे गए। गोविंद सिंह अपनी सेना के साथ भाग गए।
इसके बाद खिदराना के युद्ध 1705 ईस्वी में, इस युद्ध में गोविंद सिंह विजयी रहे तथा मुगल सेना वापस लौट गई। इन युद्धों के दौरान आदि ग्रंथ लुप्त हो गया। गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन कराया, इसलिए इन्हें दसम पातशाह का ग्रंथ भी कहा जाता है। औरंगजेब के पुत्रों के उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। नांदेड़ नामक स्थान पर गोदावरी नदी के तट पर एक पठान अजीम खां द्वारा गोविंद सिंह को घायल कर दिया गया, लेकिन अजीम खां को गोविंद सिंह ने मार डाला। मरने से पहले गुरु गोविंद सिंह ने दो बातें निश्चित की। गुरु गद्दी समाप्त कर दे, जहां भी गुरु को मानने वाले 5 लोग उपस्थित होंगे वहीं गुरु उपस्थित हो जाएंगे। गुरु बाने ही गुरु के शब्द हैं। गोविंद सिंह ने अपने एक शिष्य बंदा बहादुर को राजनीतिक नेतृत्व ग्रहण करने को कहा था। एक बड़ी शिष्य मंडली के साथ उसे पंजाब भेज दिया। अब इसमें थोड़ी सी जानकारी बंदा बहादुर के बारे में देख लें तो बंदा बहादुर का समय जो है, यानी यह 10वें गुरु गोविंद सिंह के बाद यह बंदा बहादुर आता है। इसका समय जो है, यानी गुरु गोविंद सिंह के समय हमने देखा 1675 से 1708 रहा। इसके बाद जो बंदा बहादुर का समय आता है 1708 से लेकर 1716 ईस्वी तक, यानी 8 वर्ष तक जो बंदा बहादुर रहता है। इसको देख लें तो जम्मू कश्मीर का रहने वाला था बंदा बहादुर, जिसके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। बाद में इसका नाम माधव दास रखा गया। बैराग ग्रहण करने के कारण इसे माधव दास बैरागी कहा गया। इसकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह से आंध्र प्रदेश के नांदेड़ नामक स्थान पर हुई थी। गुरु से प्रभावित होकर इसने अपने आप को गुरु का बंदा कहा, तब से इसका नाम बंदा बहादुर पड़ा। गुरु गोविंद सिंह ने इसका एक नया नाम गुरु बख्त सिंह रखा था। यह सिखों का पहला राजनीतिक नेता था। यानी ध्यान देना है कि बंदा बहादुर है जो सिखों का पहला राजनीतिक नेता हुआ। इसने प्रथम सिख राज की स्थापना की। ध्यान देना कि इसने प्रथम सिख राज की स्थापना की और जिन लोगों ने सिखों पर अत्याचार किए थे उससे बदला लेना प्रारंभ किया। इसने अपने अभियान की शुरुआत सोनीपत से की। इसने सरहिंद के सूबेदार वजीर खान को पराजित किया और मार डाला था। सरहिंद के 28 परगनों पर अधिकार कर लिया। वहाँ मुगल अधिकारियों को हटाकर सिख अधिकारियों की नियुक्ति की। इसने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के, ध्यान देना है कि इसने गुरु नानक जो सिख धर्म के संस्थापक रहे गुरु नानक, और 10वें गुरु और आखिरी गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए और सिख राज की मुहर बनवाई। 1716 ईस्वी में गुरदासपुर के पास युद्ध चल रहा था, वहीं पर इसे घेर लिया गया। 8 महीने के घेरे के बाद इसने आत्मसमर्पण कर दिया और फर्रुखशियर के शासनकाल में इसे दिल्ली में मृत्युदंड दे दिया गया। अब सिख नेतृत्व विहीन हो गया था। इसमें यह ध्यान दें कि जो आपका है, यानी गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कर दी थी। बंदा बहादुर को हमने देखा कि इसका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के रजौली ग्राम में हुआ था। इसके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इसके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा को उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए उन्होंने लौहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह नाम के सिक्के चलाए, इसको हमने देख लिया। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी थी। मुगल बादशाह फर्रुखशियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया था। शहादरा कलगड़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया। ध्यान देना है कि दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित कर दिया गया। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समान होता है। इसके बाद रणजीत सिंह आते हैं। यानी रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकाप और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है। इसको जो है समसामयिक घटना चक्र की चित्रात्मक प्रस्तुति के अंतर्गत क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर के अंतर्गत पंजाब को हम देख लेते हैं। मैसूर को हमने देख लिया है कल के अंक में, इसमें पंजाब को देखते हैं। तो पंजाब में हम रणजीत सिंह के बारे में देख रहे हैं, तो इनके बारे में ध्यान से दें। ये सारी जानकारी इस नोट्स में दी गई है रणजीत सिंह के बारे में। तो पहला इसमें यह देखें, रणजीत सिंह के बारे में एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसमें देखें इनका जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को, यानी रणजीत सिंह का जन्म देखें तो 13 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम महासिंह था, जो सुकरचकिया मिसल के मुखिया थे। अमृतसर की संधि इन्होंने की। महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स टी मेटकाप के मध्य जो है अमृतसर की संधि हुई थी 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को। और इस दौरान देखें तो अंग्रेजी क्षेत्रों का जो है गवर्नर जनरल जो था, अंग्रेजी क्षेत्रों का जो गवर्नर जनरल था भारत में, वो लॉर्ड मिंटो प्रथम था। लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल जो था वो 1807 से लेकर के 1813 तक का जो समय था
वह लॉर्ड मिंटो प्रथम यानी अंग्रेजी क्षेत्रों का जो गवर्नर जनरल था वह यही था, लॉर्ड मिंटो प्रथम था। इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई थी। मध्यस्थता चार्ल्स मेकडाफ ने की थी। इसी में चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। चार्ल्स मेटकाफ था जिसने मध्यस्थता किया था, वह बाद में गवर्नर जनरल भी बना था, जिसका समय 1835 से लेकर 1836 एक वर्ष के लिए बना था। उस दौरान यह भारत का गवर्नर जनरल कहलाने जाए लगा था, क्योंकि लॉर्ड विलियम बैंटिंग जो गवर्नर जनरल बना था, वहाँ से जो गवर्नर जनरल थे वो भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे थे। तो चार्ल्स मेटकाफ जो था 1835 से 1836 एक वर्ष के लिए जो बना था, ये भारत का गवर्नर जनरल बना था। तो इसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटा दिया था, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यानी जो चार्ल्स टी मेटकाफ था, जिसने महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के जो है अमृतसर की संधि हुई थी, बाद में यह भारत का गवर्नर जनरल बना था 1835 से 1836 एक वर्ष के लिए, और इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है क्योंकि इसने प्रेस पर नियंत्रण हटा लिया था। आगे देखें इसमें रणजीत सिंह के बारे में, तो तीसरा यह है कि चिनाब नदी में गिरी जमान शाह की तोपों को निकलवाकर वापस जमान शाह को भिजवा दिया था रणजीत सिंह ने। इसके बाद देखें इनका जो चौथा महत्वपूर्ण इनमें जो नोट्स है यह है कि जमान शाह यानी अहमद शाह अब्दाली का पोता, यानी जमान शाह कौन था? अहमद शाह अब्दाली का पोता ने लाहौर पर रणजीत सिंह को अधिकार करने की अनुमति प्रदान की थी। पांचवा इनमें 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार, यानी 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार कर लिया था। लाहौर को राजनीतिक राजधानी बनाया, यानी पॉलिटिकल कैपिटल जो है किसने बनाया था लाहौर को? जो है महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था। छठा इसमें देखें तो जमान शाह ने राजा की उपाधि दी। जमान शाह कौन है? अहमद शाह अब्दाली का पोता है। अहमद शाह अब्दाली कौन है? जिसने पानीपत के युद्ध में मराठों को हराया था। अहमद शाह अब्दाली जो एक अफगानी था, तो इसी का जो पोता जमान शाह, इसने राजा की उपाधि दी थी रणजीत सिंह को, और लाहौर का अपना सूबेदार माना इनको रणजीत सिंह को। सातवां देखें तो ये 1802 ईस्वी में भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया। 1802 ईस्वी में जो 12 मिसलों को हमने देखा, जो 12 मिसलों में सुकरचिकिया मिसल के प्रमुख के ये बेटे थे रणजीत सिंह, तो 1802 ईस्वी में भंगी मिसल एक थी, भंगी मिसल के अधिकार क्षेत्र में अमृतसर था, तो इसको इन्होंने छीन लिया। आठवां देखें तो शाह शुजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा का उपहार दिया था। शाह शुजा रणजीत सिंह जी को कोहिनूर हीरा का उपहार दिया था। और इसमें देखें तो नौवां इनके नोट्स में यह है कि विक्टर जाकमा फ्रांसीसी यात्री रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट की, यानी फ्रांसीसी यात्री कौन है? विक्टर जाकमा है जो फ्रांसीसी यात्री है, इन्होंने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की। दसवां महत्वपूर्ण इनके बारे में देखें तो यह है कि फकीर अजीजुद्दीन रणजीत सिंह का विदेश मंत्री था। यानी फकीर अजीजुद्दीन कौन था? इनका विदेश मंत्री था। प्रसिद्ध कथन देखें तो ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह रणजीत सिंह जी के बारे में कहा जाता है, क्योंकि वो एक आंख से नहीं देख सकते थे, अर्थात उनकी आंख में रोशनी नहीं थी। इसके बाद देखें पंजाब में, तो पंजाब लाहौर राजनीतिक राजधानी हमने देखा इनकी जो थी वो लाहौर थी। था अमृतसर धार्मिक राजधानी इनकी जो थी वो अमृतसर थी। दोनों का अधिकार जो है रणजीत सिंह जी का था। यह ध्यान दें कि रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था। पहला सूबा देखें तो पेशावर, दूसरा कश्मीर, तीसरा मुल्तान, चौथा लाहौर था। लाहौर इनकी धार्मिक राजधानी थी, जो कि अमृतसर जो हमने देखा कि इनकी, यानी लाहौर जो राजनीतिक राजधानी थी, अमृतसर इनकी धार्मिक राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन था, इनको हमने देख लिया यह है, एवं वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। और इसके बारे में थोड़ा देखें तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इंपॉर्टेंट यह है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 यानी एक वर्ष के लिए चला था। 1845 से 1846 ईस्वी तक प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, यानी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में, एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो 1849 ईस्वी में हुआ, यानी यह एक वर्ष चला। और दूसरा इसके 3 साल बाद जो 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। अंग्रेजों सिखों के मध्य हुई संधियों को देख लेते हैं। तो लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को होती है, यानी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में लाहौर की संधि समाप्त होती है जो 9 मार्च 1846 को होती है। इसके बाद भैरवाल की संधि देखें, भैरवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में होती है। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को, ध्यान देना है कि 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई
यानी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह अंग्रेज कमांडर गफ की मदद लड़ी गई थी। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाव नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी थी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हो गए। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी को घोड़ा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। इसमें परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न ऑनलाइन को देखें तो दिल्ली, काबुल, मकराना था। श्रीनगर में से रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित थे, श्रीनगर था। रणजीत सिंह संबंधित थे शुक्र मिसल से संबंधित थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर थी। राजा रणजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना की थी लाहौर में। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़ग सिंह थे। सिख राज का अंतिम राजा था दिलीप सिंह था। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में 22-23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, वह कभी भी रूस नहीं गए थे में से सही कथन है। यानी इसमें सही कथन देखें तो यह है कि 22-23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। ये सही है, शेष इसमें सही नहीं है। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए 3 की परिषद के सदस्य थे। सर हेनरी लॉरेंस अध्यक्ष, जॉन लॉरेंस एवं चार्ल्स ग्रेनविले मार्शल। पंजाब के विलय के संबंध में सत्य कथन कौन सा है, तो इसमें देख सकते हैं सत्य कथन कौन सा है। यानी ये सारे सही इसमें है कि 29 मार्च 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश राज्य का हिस्सा बन गए।